तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा जब मैंने हीट इंजन पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं है। किसी भी की हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 फ्रैक्शन में बोले तो 1, परसेंटेज में बोले तो 100%, ये नहीं हो सकती। मगर साडी कॉर्नर ने कहा कि अगर आप एक ऐसा सोर्स लेते हो, हीट सोर्स एक ऐसा लेते हो, हॉट रिजर्वायर एक ऐसा लेते हो जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन है, या फिर आप एक ऐसा सिंक ले लो जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, तब आप देखो अगर मैं यहां इनफाइनाइट डालूं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। फिर एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। 100 से मल्टीप्लाई करने पे 100% हो जाएगा। या फिर आप यहां क्या करो, 0 केल्विन कर डालो, टीसी की जगह 0 लिख डालो, जरा आप देखो तो क्या आता फिर, है ना, वापस से 0 आता, यानी एफिशिएंसी क्या होगी फिर से 1, फ्रैक्शन में हुआ 1, परसेंटेज में क्या हो जाएगा 100%, है ना। तो बोले ये पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि आपने एक ऐसा सिस्टम ले लिया जिसमें एक हॉट रिजर्वायर है और एक कोल्ड रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है इनफाइनाइट है, कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, मेंटेन करके रखेंगे हम लोग। तो मगर वहां पर ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा? अब हमको मालूम है कि सारे इंजन में एक सबसे बेसिक मैकेनिज्म है, वो है सिलेंडर। उसके अंदर होती है एक वर्किंग सिस्टम, यानी गैस होता है जो एक्सपांड और कंप्रेस होता है। उसके ऊपर नीचे जाने की वजह से क्रैंकशाफ्ट सिस्टम की वजह से एक पुली होती है या एक फ्लाईव्हील होता है जो गोल गोल घूमता है, वो चक्के से अटैच होता है गाड़ी के इंजन के, और वो भी इसको गोल गोल घुमाता है। ये हम लोग इतना जानते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इस पूरे कार्नोट इंजन के मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं यहाँ पर दो बेसिक चीज़ों को यहाँ पर लूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक इंसुलेटिंग स्टैंड रहेगा। अब इंसुलेटिंग स्टैंड बोलने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो कि यहाँ से हीट का लॉस नहीं होगा। दूसरा सिलेंडर, सिलेंडर कैसा हो देख लो अच्छे से। सिलेंडर के वॉल्स एडियाबैटिक है, ये वाली दीवार भी एडियाबैटिक है, ये भी एडियाबैटिक है, ये जो पिस्टन की वॉल है वो भी एडियाबैटिक है। मतलब यहां से तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, मगर नीचे का जो बेस है वो डायथर्मिक है, मतलब यहां से हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहला स्टेप मान के चलो। यहाँ पे हमने क्या किया, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम को एक पहली साइकिल से। तो मैंने फिलहाल इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। मैं इंसुलेटिंग स्टैंड बोल सकता हूँ, इसको एडियाबैटिक स्टैंड भी बोल सकता हूँ, मतलब स्टैंड असल में एडियाबैटिक है। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो ग्राफ है, या फिर मैं जो बताऊंगा कि सिस्टम जो है इस पोजीशन पे है, फिलहाल पॉइंट ए की पोजीशन पे है ना। गैस वैस उसका प्रेशर वॉल्यूम ये सब इस पोजीशन पे है। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा, इस पिस्टन को या इस सिलेंडर को सॉरी हटा के मैंने हॉट रिजर्वायर पे रखा। अब मैं इसे हॉट रिजर्वायर पे रखूंगा और धीरे धीरे ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से हमें लगेगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मैं ये वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता तो ये टेम्परेचर यकीनन बढ़ता। मगर मान लो कि क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे एक्सपांड भी हो रहा है, जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब हो रही है वैसा वैसा एक्सपांड होते जा रहा है। तो जैसे जैसे हीट आप एब्जॉर्ब दे रहे हैं उसको, वैसा वैसा उसका एक्सपांशन भी हो रहा है। इस कारण से उसका शुरू में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है ना। क्यों बोले, क्योंकि आप जैसे जैसे धीरे धीरे हीट सप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का पिस्टन है, एकदम फूंक मारी के उड़ जाना ऐसा है ना। और आपकी गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो भैया वो जो आप हीट सप्लाई दे रहे हैं उसका पूरा काय में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में हो रहा है सिर्फ। अब जो आप हीट दे रहे हैं उसका पूरा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ काय में हो रहा, वर्क में हो रहा। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा और धीरे 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 यहां तक कि आपका गैस एक्सपांड हो गया। इसे मैं कहूंगा कि इस गैस ने अचीव कर डाला आइसोथर्मल एक्सपांशन। मैं कहूंगा कि भैया गैस का क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पर ग्राफ में बताऊंगा कि हमारे गैस का जो सिस्टम जो था उसका आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया। अब यहां पर ये जो साइकिल है ए से कहां पर आ गई, बी पे आ गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, मान लिया कि ये आइसोथर्मल एक्सपांशन पे है ना हो गया इसका और यहां तक के आ गया।
अब इसके आगे मैंने और हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, और मैं वो नहीं चाहता। मैं सिर्फ इसका क्या चाहता हूं, आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस सिलेंडर को हटा के उसको यहां रख दूंगा, इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखूंगा। जैसे ही मैं इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखूंगा तो क्या होगा बेटा, फिर से नीचे से वो इंसुलेट हो गया। नीचे एडियाबैटिक वॉल है ना, ये वाली वॉल तो एडियाबैटिक है, इंसुलेटिंग स्टैंड की जो वॉल है ये तो भैया एडियाबैटिक है। तो बोले भैया हीट का एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा, मगर आपने जो लगातार उसको आग दी है, हीट दी है, उसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा ही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर है तो ज़्यादा थोड़ा बहुत, है ना। और अब मैं क्या देखूंगा कि भैया वो क्या कर रहा है, आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे उसके हाल पर, और हम देखेंगे उसके हाल पर छोड़ने की वजह से हल्की सी जो अंदर गर्माहट है उसकी वजह से, ये पहले यहाँ था, ये देखो ये पोजीशन को मैंने यहाँ से बताया, ये डॉटेड लाइन से, और इस पोजीशन को मैंने ये डॉटेड लाइन से बताया। अब क्या होगा, वो हल्का सा और बढ़ेगा। अच्छा एक बात बता, अब यहाँ से यहाँ जो उसका एक्सपांशन हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो उसका एक्सपांशन हुआ है, क्या इस प्रोसेस में उसको हीट सप्लाई दे रहे क्या आप? नहीं ना, उसको हीट दे रहे क्या आप? नहीं। वो अपनी अंदर की जो हीट है उसी कारण क्या हो रहा, फैल रहा। उसके अंदर जो उसके जो पार्टिकल्स, उसके पास जो एनर्जी है, वो जो फोर्स लगा उसी के कारण वो फैल रहा। तो विदाउट हीट सप्लाई इसका एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं। यहां से भी इंसुलेटेड है, यहां से चारों तरफ से इंसुलेटेड है। ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता मगर उसका वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो यहां से लेकर यहां तक उसका एक्सपांशन हुआ, तो ये कौन सा एक्सपांशन हो गया बेटा, एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो हमने देखा अच्छा ठीक है, बोले यहां पर एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ, तो मैं इसको एडियाबैटिक एक्सपांशन, आपको मालूम है स्लोप उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मैंने ये एडियाबैटिक एक्सपांशन इस तरह से इंडिकेट कर डाला। ठीक है, चलो मान लिया। अब आगे क्या, अब मैं क्या करूंगा, इस सिलेंडर को उठा के अब आपके कोल्ड रिजर्वायर पे रखूंगा, जो कि आपको यहां नजर आ रहा है। अब ये कोल्ड रिजर्वायर पे जब मैंने रखा, अब मैं क्या करूंगा कि इसे मैं कंप्रेस करूंगा, इसे मैं पुश करूंगा। कहां तक, ये पुरानी वाली पोजीशन तक, है कि नहीं। मैं इसे कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस करूंगा। देखो आप, जब यहां रखा हुआ था तो इस पोजीशन पे था, जब इसको हॉट रिजर्वायर पे रखे तो यहां तक क्या आया वो, है ना, यहां तक क्या आया वो, ये वाली पोजीशन तक। फिर उसके बाद उसको वापस इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे अपन ने, तो उसके अंदर की गर्माहट की वजह से वो वापस थोड़ा सा ऊपर चला गया, है कि नहीं। अब मुझे क्या करना है, उसको यहां से वापस यहां तक लाना है, तो मैं उसे यहां से लेकर यहां तक पुश कर रहा हूं बेटा। अब यहां से लेकर यहां तक पुश कर रहा हूं। अब गैस जाहिर बात है क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो भैया कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें से हीट निकलने की। तो बोले भैया भाई उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कौन है, कोल्ड रिजर्वायर। तो जब आप क्या करेंगे, पिस्टन को नीचे पुश करेंगे और आपका गैस कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस होंगे, जिसके ये जो टेम्परेचर बढ़ने के जो चांसेस होंगे उसकी वजह से ये हीट इवॉल्व करेगा, है ना। गैस अंदर की क्या करेगी, हीट इवॉल्व करेगी। तो क्या होगा कि ये जो अंदर की जो गैस है ना, वो यहाँ पर हीट दे देगी आपको इसको, और ये तो बैठा एब्जॉर्बर, जिसको जितनी हीट दी उतनी कम, ये जितनी भी हीट उधर से आ रही है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वजह से, क्योंकि आप जितनी भी हीट आ रही है उसको क्या कर ले रहे हो, एब्जॉर्ब कर ले रहा। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, इसका टेम्परेचर नहीं बदलता, है ना। आप सोचे भाई कंप्रेस करें तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मगर क्या हुआ कि इसने क्या किया, उसमें से जो एक्स्ट्रा की हीट आ रही थी कंप्रेशन की वजह से, इसने क्या कर डाला, एब्जॉर्ब कर डाला। अब ये एब्जॉर्प्शन की वजह से हम लोग कहेंगे भैया, इसे हम लोग नाम देते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना, कि भैया यहाँ एब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और हमने कहा कि ये गैस कंप्रेस हुई और इसका नाम पड़ा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसी चीज को मैं यहां बताऊंगा कि यहां पर गैस कंप्रेस हुई है और ये कंप्रेशन आइसोथर्मल है, इसीलिए मैं इसको कुछ इस तरह से बना लूंगा, ठीक है। सी से लेकर डी, ए से बी, बी से सी, अब ये आ गया सी से लेकर डी। देखो ये क्या था आपका, ये था आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये क्या था, एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन।
ये याद रखना, आइसोथर्मल कंप्रेशन। थोड़ा ऊपर ही आना चाहिए, एकदम लेवल में आगे क्या नहीं, ऊपर है। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा ठीक है भाई, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको वापस से इस सिलेंडर को हटाऊंगा और यहां रखूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं उसकी जो नीचे की जो वॉल है वो तो एडियाबैटिक है इंसुलेटिंग स्टैंड की, तो वापस उस पर रखे। अब वापस चारों तरफ से वो क्या हो गया, इंसुलेट हो गया। हीट का एक्सचेंज कहीं से नहीं हो सकता, यहां तक पहुंच गया था वो। अब आप उसको और नीचे तक पुश करेंगे, अब और नीचे तक पुश करेंगे और एकदम पुरानी वाली कंडीशन में लेकर आ जाएंगे, है कि नहीं। अब भाई मुझे बताओ, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, है ना, ऐसा कंप्रेशन या फिर मैं कहूंगा जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आई बात समझ में। और हमने देखा कि भैया अब ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा और ये एकदम पुरानी वाली स्टेज पर पहुंच जाता है जो आया था, मतलब एग्जैक्ट वापस ये स्टेज पे आ गया। फिर वापस से आप ये पूरी साइकिल को रिपीट करते हैं। आया समझ में आपको। तो इस तरह से उन्होंने कहा, साडी कार्नोट ने, कि भैया आप 100% एफिशिएंट इंजन कैलकुलेट निकाल सकते हैं। बट आपने देखा होगा इसके साथ कितनी दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत, आप ऐसा हॉट रिजर्वायर ला ही नहीं सकते जिसका टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, या ऐसा कोल्ड रिजर्वायर भी नहीं ला सकते जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो। ये भी नामुमकिन, दोनों चीजें नामुमकिन है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो देखो यहां पर आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन आया। अगर आपको याद होगा जब मैंने इसको पढ़ा था तभी बोला था कि ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, सिर्फ सोच सकते हैं कि हो सकता है भैया ऐसा सा हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी वजह से माना कि कार्नोट साहब ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दे दिया हमको, बहुत अच्छी चीज़ बता दी, मगर ऐसा है कि भैया ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप सोच रहे हैं जब सब ये प्रैक्टिकल नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों पढ़ाया जा रहा है ना। बट इस वजह से कि माना कि ये 100% प्रैक्टिकल नहीं है, मगर उससे एक और चीज़ पता चली। बोले क्या चीज़, अगर मान लो टीसी कम से कम है और टीएच ज़्यादा से ज़्यादा है तो भैया एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हैं। तो भाई इससे ये चीज़ तो पता चली, भाई माना 100% तो नहीं ला सकता, मगर मैं टीसी को जितना हो सके कम करूंगा, टीएच को जितना हो सके बढ़ाऊंगा, तो इसी वजह से हम मेरा ऑटोमेटिकली किस पर असर पड़ जाएगा, एफिशिएंसी पे, और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में आपको। तो ये था हमारा कार्नोट इंजन। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी, प्लस नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे आते हैं क्वेश्चंस, ये फॉर्मूले पे बेसिकली होता है वो, है ना। और आपको याद होगा मैंने द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताया था। मैंने कहा था वो टेम्परेचर के बेसिस पर है, तो ये फॉर्मूला था और इसके बेसिस पे उसने डिराइव किया था इस चीज़ को। ठीक, बाकी तो कर लीजिए आप पूरा इसको। फिर आखिरी का देख लेते हैं, स्टर्लिंग इंजन। चलो स्टर्लिंग इंजन बाद में देखें, पहले कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर स्टर्लिंग इंजन देखें। खा ले, हाथ में पकड़ के मत बैठ, एक तो चलती क्लास में खाना नहीं, अब तो निकाल लिया आधा, खा भी क्या, खा ले जल्दी। चलिए बेटा जल्दी करिए। स्टर्लिंग इंजन नीट में नहीं है, याद रखना। स्टर्लिंग इंजन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में है। कार्नोट इंजन पे आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में पूरा एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा, ये डायग्राम नहीं बनाना उसके अंदर, ये सिर्फ तुमको समझने के लिए क्या क्या हुआ करिए, है कि नहीं। आपको मेन क्या है, नाम, ये पीवी साइकिल या पीवी डायग्राम, वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, और ये जब हुआ ये सारी चीज़, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कि भैया आप हॉट रिजर्वायर कोल्ड रिजर्वायर से जाती है, नोट्स में दिया हुआ है, उसको देख लेना एक बार। तो इस तरह से आपको देना पड़ेगा।
मेन जो रहेगा, सबसे जो मेन मैं बोलूँगा कार्नोट इंजन में इसका पीवी साइकिल है, कार्नोट साइकिल जिसको बोलते हैं, है ना, ये बहुत मेन है। हो सकता है कि 2 मार्क के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपसे बनाने को कहा जाए। अपन ने ये ऐड नहीं किया इसके अंदर, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अमजद, चलिए न्यूमेरिकल लेते हैं पहला कार्नोट इंजन का। Carnot engine operates between 27 degrees Celsius and 87 degrees Celsius. Find its efficiency. उसकी एफिशिएंसी पता लगाओ। भैया टेम्परेचर आपको केल्विन स्केल में चाहिए, सेल्सियस स्केल में नहीं। तो देखो, देख कर ही पता चल रहा है ये कोल्ड रिजर्वायर का, ये हॉट रिजर्वायर का है। तो सबसे पहले तो मैं कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर लिखूंगा 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, 300 केल्विन हो जाएगा, है ना। 27 + 273 300 केल्विन। फिर उसके बाद टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर 87 डिग्री सेल्सियस। ये साइकिल सभी का हो गया ना? अच्छा, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज 87 डिग्री सेल्सियस। चलिए बताइए मुझे, 87 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा भाई, कितना आएगा? 360, 360 केल्विन। चलिए, एफिशिएंसी इज 1 माइनस TC अपॉन TH, दैट इज 1 माइनस 300 अपॉन 360। देखो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 360 माइनस 300 अपॉन 300, है ना। देखो एफिशिएंसी इज 60 अपॉन 300, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 5 जा, तो यानी कि 1/5, जिसको आप क्या कह सकते, 0.2। अब जाओ बस। अच्छा, 1/6 कितना होता है? 0.666 नहीं, 0. देख 1/6 कितना होता? 1/6 0.166, तो 0.1666 चलता रहता रिकरिंग, तो 7 तक ला सकता हूँ उसको मैं। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 16.67%। तो ये रहा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, सॉरी कार्नोट इंजन। Okay, further. The efficiency of Carnot cycle engine is 75%. Full stop. If the temperature
of hot reservoir is 727 degrees Celsius and cold reservoir is 87 degrees Celsius. Find its the efficiency of Carnot cycle is engine is 75. क्वेश्चन मिक्स हो गया क्या रे? एफिशिएंसी देकर एफिशिएंसी कैसे पूछ सकता हो? द एफिशिएंसी ऑफ नहीं रे, क्वेश्चन कुछ अलग ही लग रहा. The efficiency of Carnot cycle engine is 75%. If the temperature of the hot reservoir is 727 degrees Celsius and 87 degrees Celsius, find its efficiency. और कैलकुलेशन में टेम्परेचर है कोल्ड रिजर्वायर का. ये दो क्वेश्चन मिक्स हो गया लगता है ऐसा मेरे को. ठीक है, सेकंड वाला छोड़ो क्योंकि मेरे को लग रहा है वो क्वेश्चन ही गलत है, वो गलत आ गया वो. बोर्ड बुक है, टेक्स्ट बुक है किसी के पास? स्टेट की टेक्स्ट बुक है क्या अभी? स्टेट बोर्ड की क्योंकि उसका ये चल वेरी गुड, क्या बात है. नालायको देखो, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसा ही होता है, पढ़े लिखे हैं ना. चलो, कार्नोट ये तो आगे का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन गलत हो गया. ये ऊपर का क्वेश्चन नीचे का क्वेश्चन मिक्स हो गया, वो इसको ठीक करना पड़ेगा. हॉट रिजर्वायर इज 727 डिग्री सेल्सियस. फिर इसके बाद से यहाँ से चेंज आएगा. नोट्स में भी गलत टाइप हो गया, प्रिंट हो गया वो. यहाँ से देखना, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर. कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कैलकुलेट करिए. चलिए देखिए क्या आएगा आंसर. आसान है बहुत. एफिशिएंसी यहां पर आपको 75% दी गई है. 75% यानी कि 75/100 यानी कि 3/4. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर वो 727 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है. अच्छा, केल्विन में कितना हो जाएगा ये? 1000 केल्विन. तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन. ओके, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 - TC/TH है. ध्यान दें सब लोग इधर, 1 - TC/TH. अपना मेन क्या है? TC निकालना है. एफिशिएंसी है 3/4. 1 - TC/1000. चलिए अब आगे क्या? TC/1000 को इधर लेके जाओ. तो TC/1000 इज इक्वल टू 1 - 3/4. TC/1000 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 - 3 1 यानी कि 1/4. 1000 को इधर लेके चलेगा. 1000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 200 नहीं 2500 ना. तो ये हो जाएगा 250 केल्विन. अब 250 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा ये? -273 करो, -23 डिग्री सेल्सियस.
-23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अगले क्वेश्चन में आया है कार्नोट रेफ्रिजरेटर। जैसे कि हीट इंजन का रिवर्स ऑर्डर में क्या होता था, रेफ्रिजरेटर होता था सीधा, तो कार्नोट इंजन का रिवर्स ऑर्डर जो कहा जाएगा वो कहलाता है कार्नोट रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, a Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin। ठीक है, calculate its coefficient of performance। उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करो। अब देखो, आपको याद होगा कार्नोट इंजन में आपने, सॉरी कार्नोट इंजन नहीं, रेफ्रिजरेटर में आपने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला था आपने क्या देखा था, K इक्वल्स टू QC अपॉन QH माइनस QC, यही फॉर्मूला था ना। अरे भाई, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का याद है कि नहीं याद है? चेक करो तो ज़रा, पेज पलटा के देखो, याद ही नहीं थे फॉर्मूले तुमको। क्या यही है ना, QS QC अपॉन QH माइनस QC। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं QC की जगह TC और QH की जगह TH डाल सकता हूँ, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा TH माइनस TC। तो अब ये कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस का है फॉर्मूला फॉर कार्नोट रेफ्रिजरेटर। TC कितना है आपका बेटा, 250 केल्विन, और ये कितना है 300 माइनस 250, तो ये कितना हो जाएगा 250 अपॉन 300 में से 250 गया, कितना हो जाएगा बेटा 50, तो ये हो जाएगा 5। देखो K इक्वल्स टू 5, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये कितना हो जाएगा बेटा 5। आए समझ में? दरवाजा बंद कर दो कोई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर is 4, full stop, if the temperature of hot reservoir is 47 degrees Celsius, find the temperature of cold reservoir। Find the temperature of cold reservoir। सबसे पहले तो यहाँ क्या दिया हुआ है, गिवन चीज़ों को लिख लेते हैं आप।
यहाँ मुझे सबसे पहले दिया है कार्नोट रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज 4। फिर उसके बाद मुझे दिया गया है कि हॉट रिजर्वायर इज एट 47 डिग्री सेल्सियस। हॉट रिजर्वायर इसका 47 डिग्री सेल्सियस पे है। क्या लगता है फिर केल्विन में कितना हो जाएगा ये? 320 केल्विन। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर हमसे पूछा गया। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग या कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज TC अपॉन TH माइनस TC। ओके, चलो मान लिया। देखो K जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 4, TC की वैल्यू तो हमें निकालना है, और TH की वैल्यू कितनी है बेटा 320 माइनस TC। मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 320 माइनस 4 TC इज इक्वल्स टू TC। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 TC इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 320। अब ऐसा है 320 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा? 320 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है बताइए? 320 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 64 होगा, है ना? 64। और ऐसा करो ना, 32 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर डालो, है ना? डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 2 64। तो 64 आपका केल्विन। ये TC की वैल्यू आ गई, इन केल्विन आई। डिग्री सेल्सियस में निकाल के बताओ कितना आ रहा? 273 माइनस 6 और 3 9 माइनस 9 नहीं माइनस 209 है ना? माइनस 209 डिग्री सेल्सियस। देखो एक बार चेक कर लो, माइनस 209 डिग्री सेल्सियस। सही है ना? ठीक है। नेक्स्ट, अब आएगा 5th प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अ कार्नोट इंजन receives 2.0 kilojoule of heat from a reservoir, ठीक है, at 500 Kelvin, comma, does some work and rejects heat to a reservoir at 350 Kelvin. सबसे पहला, हाउ मच वर्क डज इट डू? कितना वर्क इसने किया था? सेकेंड, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड? इनमें से कितनी हीट रिजेक्ट हुई? थर्ड, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी? उसकी एफिशिएंसी क्या है? ठीक है। सबसे पहले तो आप सारी चीज़ों की लिस्ट बना लो, क्या क्या दिया हुआ है आपको, उस हिसाब से। 3 सवाल है इसके अंदर, क्योंकि
सबसे पहला, अ कार्नोट इंजन रिसीव्स 2.0 किलो जूल ऑफ हीट। अब ये किसी भी इंजन को हीट कहाँ से मिलती है? हॉट रिजर्वायर से। किसी भी इंजन को हीट कहाँ से मिलती है? हॉट रिजर्वायर से। तो ये हीट कहाँ से मिली होगी? हॉट रिजर्वायर से। तो मैं यहाँ लिखूंगा हीट रिसीव्ड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर इज 2 किलो जूल, या जिसको आप कह सकते हैं 2 × 10⁻³ जूल। ठीक है, चलो मान लिया। और ये हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर उसने जो बताया है वो कितना बताया बेटा आपको उसने? 500 केल्विन। डज सम वर्क एंड रिजेक्ट्स हीट टू अ रिजर्वायर एट 350 केल्विन। अब जाहिर बात है जहां आप रिजेक्ट करते हैं वो क्या होता है? कोल्ड रिजर्वायर, और उसका टेम्परेचर क्या है? 350 केल्विन। ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर आपका दिया गया है 350 केल्विन। आगे, हाउ मच वर्क डज इट डू, हमसे पूछा गया सबसे पहले वर्क, बाद में हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड यानी QC, और आखिर में व्हाट इज द एफिशिएंसी। बल्कि आसान है, सब आसान है। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आपका पहला वाला पॉइंट जो है उस पर, कि आपसे पूछा गया है कि वर्क क्या होगा। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है हीट इंजन के, कार्नोट इंजन के? 1 - TC/TH। अब वैसे जनरल हीट इंजन का फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का? W/QH। रिमेंबर, मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड्स ले रहा हूँ। अब देखो ये भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो मैं इन दोनों फॉर्मूलों को भी क्या कर सकता हूँ? इक्वेट कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, तो 1 - TC कितना है? 350। TH कितना है? 500 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन QH कितना है? 2000। कितना है? 2000 है ना, QH 2000 है। अब करो तो भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 500 - 350 कितना हो जाता बेटा? 150 अपॉन 500 वर्क डन अपॉन 2000। आपको नहीं लगता कि 500 2000 मतलब 2000 जब 500 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, है कि 4 जाके 150 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 600। तो मतलब वर्क डन कितना होगा फिर बेटा? 600 जूल्स। दिस इज द वर्क डन। कहाँ बेटा? हाँ, अच्छा अपन ने सिर्फ क्या करें? 5 से डिवाइड कर दिया। अच्छा कितना आ रहा फिर देखो ये? 256 केल्विन। अच्छा डिग्री सेल्सियस में? -17। चेक कर लो एक बार, डबल चेक कर लो। चलिए तो ये देखो एक बार, ये आ गया आंसर। अब आते हैं सेकंड वाले पे। अब अपने पास उसने अगला सवाल ये पूछा है, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, कितनी हीट रिजेक्ट की गई, यानी QC की वैल्यू। अपने पास TC, TH और QH है। QC पूछा गया है। मैं बोलूँगा ये तो बहुत आसान है, QC/QH इज इक्वल टू TC/TH होता है। तो QC इज इक्वल टू TC जो कि कितना है? 350, TH जो कि कितना है? 500, और QH जो कि कितना है? 2000। मैं कहूँगा देखो वंस अगेन ये हो जाएगा 4, है ना। 4 × 35 कितना हो जाएगा? 350, 1400। अरे 35 का डबल कितना होता? 70, और 70 का डबल क्या होता? 140। तो 0 लगा दो, तो 1400, 1400। तो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1400 जूल। दिस इज द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। अब भाई बारी एफिशिएंसी। अब तुम्हारी मर्जी भैया, एफिशिएंसी जिससे निकालना है निकालो। वैसे तुम्हारे पास वर्क डन है, QH भी है, डायरेक्ट वहीं से निकालो ना, काहे के लिए इतना झंझट ले रहे। तो मैं बोलूँगा देखो वर्क डन है मेरे पास 600 जूल, और 12 और QH जो है आई थिंक 2000 जूल है ना।
अब देखो 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, ये कितना हो गया 6/20 या 3/10, देयरफॉर एफिशिएंसी इज 0.3 और ये फ्रैक्शन में आया और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसको कहेंगे 30%, है ना, लिख लीजिए। Next, a refrigerator is to maintain eatables kept inside at 9 डिग्री सेल्सियस। वो भैया गड़बड़, वो नोट्स में 90 हो गया, वो 0 लग गए, उसको 9 कर देना। इफ रूम टेम्परेचर is 360 degree Celsius, calculate the coefficient of performance। चलिए ये आप कैलकुलेट करके बताओ। 360 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 360 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। ये एक जिस बुक में से मैंने लिया था ये क्वेश्चन, तो उसमें ये था 90 और 360। मैंने बोला ये कुछ भी 90 टेम्परेचर मतलब हो सकता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा। फिर मैंने और उसको अच्छे से सर्च किया तो ज़्यादातर जो सब क्वेश्चन जो थे वो 9 और 36 ही थे, बस वो एक किताब में वो 90 और 360 हो गया था, तो फिर वो करेक्शन कर लो आप। चलो करो ये सॉल्व आप, ये आपके जिम्मे। फिर आखिरी क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। Steam engine delivers 5.4 into 10 raised to power 8 joule of work, बातें नहीं, per minute, and services 3.6 into 10 raised to power 9 joule of heat per minute from its boiler। Full stop। What is the efficiency of engine? इंजन की एफिशिएंसी क्या है? How much heat is wasted, मतलब वही रिजेक्टेड, पर मिनट, कितनी हीट
हर 1 मिनट में रिजेक्ट होती है। ऐसे तो ये तो हीट इंजन का होना चाहिए था, कार्नोट इंजन का जगह नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, कार्नोट का नहीं है, सादे हीट इंजन का क्वेश्चन है। चलो पहले ये हुआ, कितना रहा? 33 नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना ये 10.44। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपने कहीं एफिशिएंसी तो नहीं कैलकुलेट कर ली? ईटा लगा 9 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा? 282 केल्विन, 282 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर कितना है? 36 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बताइए भैया कितना होगा? 309, गुड, 309 केल्विन। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस TC अपॉन TH माइनस TC, तो 282 अपॉन 309 प्लस, नॉट प्लस, माइनस 282 कितना हो रहा? 309 में से 280 गया तो सॉरी 27, तो मैं कहूँगा देखो K इक्वल्स टू 282 अपॉन 27। ठीक है, अब इसको देखकर ही पता चल रहा कि ये 27, ये 282 है ना, तो ये आपका कुछ ना कुछ 10 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 27 को 10 से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता है? 270 है ना, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ऑप्शन में रहता तो 10 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन चुन लेते हम लोग, बट ठीक है, इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। 10 पॉइंट जो बताया था मैंने 44, ठीक है ना। चलो वो आखिरी क्वेश्चन देख लो कार्नोट इंजन का, फिर लास्ट पॉइंट स्टर्लिंग इंजन पे बढ़ जाएंगे। A steam engine delivers 5.4 into 10 raised to power 8 जूल वर्क पर मिनट। देखो यहां पर वर्क पर मिनट दिया हुआ है आपको, यानी कि W अपॉन T आपको कितना दिया हुआ है? 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 जूल पर मिनट, ठीक है। एंड सर्विसेज 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 जूल ऑफ हीट पर मिनट। सर्विसेज मतलब वो सर्विस लेता है, उससे मतलब लेता है हीट जो, तो हॉट रिजर्वायर से जो हीट लेता है वो हर 1 मिनट में कितनी लेता है? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 जूल पर मिनट। इसने पूछा है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी क्या है? हाउ मच इज हीट इज वेस्टेड पर मिनट, यानी QC अपॉन T कितना है। ये दो चीज़ें पूछा गया, बहुत आसान सी चीज़ें पूछ लिया उसने, देखिए कितनी इजीली आ जाएगा। सबसे पहला एफिशिएंसी हम जानते हैं W अपॉन QH होता है, सभी लोग जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन W अपॉन QH होता है। सर टाइम तो नहीं है बेटा, एक काम कर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को टाइम से डिवाइड कर दे, कर सकता है तो ये है ना, आप अपने मन से घुसेड़ सकते कुछ भी चीज़, मगर जब न्यूमरेटर में डालेंगे जैसा डालेंगे वैसे डिनोमिनेटर में भी डालना पड़ेगा, है ना। तो मैं टाइम को डिवाइड किया तो यहाँ पर भी टाइम को डिवाइड किया, तो अब ये वर्क पर मिनट और ये हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट आ गया। तो 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। आई थिंक सो ये दोनों भी कुछ शायद से मल्टीपल होंगे, किसी खास 9 के मल्टीपल है ना शायद से, 9 4 और 9 6 54। हाँ, तो वो कितना आ रहा है एफिशिएंसी पूरा? 0.15 आ रहा है इसका आंसर। एफिशिएंसी आ जा रहा है 0.15। ये आ गया फ्रैक्शन में, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स आंसर हो जाएगा 15%। दिस विल बी आवर फर्स्ट आंसर, एफिशिएंसी आ गया। अब उसके बाद जो मुझे एक और चीज़ पूछी गई है, हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट, तो वो कैसे निकालेंगे? सॉरी, हीट रिजेक्टेड पर मिनट, वेस्टेड मतलब रिजेक्टेड, तो वो होगा कैसा? एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है
दैट इज 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच अपॉन टाइम। मुझे तो क्यू सी अपॉन टी चाहिए, तो कैसे करेंगे? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्यू एच अपॉन टाइम माइनस क्यू सी अपॉन टाइम अपॉन क्यू एच अपॉन टाइम। इसको उधर लेके जाओ, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय क्यू एच अपॉन टाइम और क्यू एच अपॉन टाइम माइनस क्यू सी अपॉन टाइम। एफिशिएंसी कितना है? 0.15। क्यू एच अपॉन टाइम कितना है? 3.6 इंटू 10⁻⁹। वंस अगेन क्यू एच अपॉन टाइम कितना है? 3.6 इंटू 10⁻⁹ और माइनस क्यू सी अपॉन टाइम, ये आपको निकालना है। क्यू सी अपॉन टाइम को इधर ला लो, तो क्यू सी अपॉन टाइम 3.6 इंटू 10⁻⁹। हाथों हाथ जरा मुझे ये बता दो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना हो जा रहा? तो 3.6 मल्टीप्लाई 0.15 कितना हो जा रहा? कितना? 0.54। तो 0.54 जरा करो तो माइनस इसको, 0.54 माइनस करो। 3.6 में से 0.54 गया, कितना बचा? 3.0 कहाँ से बचेगा? 6, हाँ 3.06 इंटू 10⁻⁹ जूल। दिस विल बी योर आंसर। आया समझ में? लिख लो। स्टॉलिंग इंजन, अब इसका जो है नीट से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ बोर्ड का है उसके अंदर। और उसमें भी जैसा आप देखेंगे बस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हो रही है उसको डिस्क्राइब करना है। अब इसमें स्टर्लिंग इंजन में क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ, आप लिख लो पहले, मैं जब तक के डायग्राम बना लेते हैं यहाँ का। बातें मत करिए, कुछ कर सकते तो डायग्राम बना लो।
ये जो डायग्राम मैं नीचे बनाने जा रहा हूँ ये आपके टेक्स्ट बुक में या किसी भी इसमें नहीं है, ये थोड़ा इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। स्टर्लिंग इंजन ऐसा है इंजन है जो इस साइकिल पे काम करता है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन। आप क्या कर रहे हैं बेटा, लगातार हीट आपको यहाँ दे रहे हैं, तो ये फिलहाल ये सिस्टम हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब ये हीट को एब्जॉर्ब करते जाएगा, धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम एकदम से नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्रेशर। तो यानी कि मैं कहूँगा कि भैया ये क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ से होना चाहिए साइकिल स्टार्ट, ये हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। टेक्स्ट बुक में ABCD ऐसा दिया हुआ है इसलिए मैंने लिया, हालांकि ये यहाँ से होना चाहिए ABCD। तो ये आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन। अब एक बात, जब प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो ये पिस्टन धड़ करके आगे ढकेले जाता है। जब ये पिस्टन आगे ढकेला जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा और ये पुली गोल घूम जाएगा। फिर जैसे ही ये आगे सरकता है ना, ये थोड़ा सा और ज़्यादा आगे होता है, ये जो मैं कहूँगा ये इधर आगे जाके कनेक्ट होता है थोड़ा सा, है ना। जैसे ही ये आगे गया तो देखो ये ओपनिंग थी पाइप की, यहाँ से एक पैसेज था हवा जाने के लिए, पहले ये ढका हुआ था इससे, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं डिस्प्लेसर, क्योंकि ये डिस्प्लेस होते रहता है आगे पीछे। ये ओपनिंग जो है इससे ढकी हुई है पहले, मतलब हवा को जाने के लिए जगह नहीं। जैसे डिस्प्लेसर आगे सरकेगा ये ओपनिंग खुल जाएगी, है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, यहाँ तक जाएगा, कुछ मान लो कुछ ये यहाँ तक आगे जाएगा। अब जैसे ओपनिंग खुल गई तो हवा को जाने के लिए जगह मिल गई, है कि नहीं। अब ये गर्म हवा इधर चली जाएगी, है कि नहीं। और चलो जब ये गर्म हवा इधर जाएगी तो अब ये फिर क्या करेगी, यहाँ से एक्सपांड होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर चालू हो गया आइसोथर्मल एक्सपांशन, है कि नहीं। और यहाँ पर फिर बाद में चलो आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा, है कि। फिर देखो यहाँ पर ये तो क्या कर चुका है कि देखो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन वॉल्यूम, फिर आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन कहाँ से हो रहा फिर इसका, ओके। देखो फिर बाद में ये वापस आ गया इधर, ओके। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका हीट का रिजेक्शन का प्रोसीजर कहाँ से आएगा, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, हाँ ये यहाँ पर ही रहेगा। तो देखो जैसे ये यहाँ पर क्या हुआ कि ये बढ़ गया आगे, है ना, और ये वॉल्यूम इधर का बढ़ गया, इसका आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया, और अब गैस क्या हो जाएगी, यहाँ की ठंडी हो जाएगी। इस कंपार्टमेंट की गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो गई, क्योंकि गैस एक्सपांड होगी ना, और क्या हो गया, ठंडी हो जाएगी। अब अगर गैस एक्सपांड हो गई, ठंडी हो गई, तो मैं क्या बोलूँगा, क्या हो गया, ये हीट का रिजेक्शन हो गया। और ये वॉल्यूम कैसा रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। एक बार आगे सरक गया, थोड़ा सा आगे सरक गया। अब ये जो वॉल्यूम है गैस का, ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये जो पार्ट है जो इसका, ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर, और आपका लगातार क्या है, टेम्परेचर डाउन हो गया यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। तो मैं कहूँगा ये क्या हो गया, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। फिर क्या हो गया भैया, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर ये वाला सिस्टम क्या हुआ, जैसे ये डिस्प्लेसर आगे बढ़ा, इस सिस्टम का क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। तो बोले ठीक है, इस सिस्टम का कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर वापस से ये क्या हो गया, पुरानी वाली कंडीशन पे आ गया। तो इस तरह से ये जो सिस्टम था, इट वाज स्टर्लिंग इंजन और साइकिल। और ये जगह आपको बोर्ड एग्जाम में जो है सिर्फ इस साइकिल को डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या हुआ,
उसमें पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, फिर आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन हुआ, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, फिर आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन। पहली बात तो देखो तो लगता 5-1% चांस होंगे इसके आने के। बहुत ही लो वैल्यू का टॉपिक है ये। आ गया तो आ गया, अभी तो मेरे को लगता है जहाँ तक आया, बहुत एक आया तो भैया ये इसका स्टर्लिंग इंजन का, स्टर्लिंग साइकिल का सिर्फ डायग्राम पूछेगा, है ना। और अगर पूछ भी लिया डिस्क्रिप्शन तो बस इसको जो साइकिल है उसी को डिस्क्राइब करना, ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो मेरी राय में तो मैं बोलूँगा ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेना, बस मेन डायग्राम याद रखना इसका, एक दो बार पढ़ लेना उसको कि क्या लिखना है उसके अंदर मटेरियल, और डायग्राम देखकर उसको फिर अगर एग्जाम में बाई चांस आया तो, बट आई डोंट थिंक सो वो आएगा, ठीक है। दिस इज इट, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। ओके, आखिरी डीपीपी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। मंडे को आप थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, और संडे को तो उसके पर क्या है आपका टेस्ट है, प्लस किसने कुछ पूछा। मंडे से फिर अपन एक और नया चैप्टर दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हीट सेक्शन का जो लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं अपन, है ना। ठीक है, तो देखते हैं बाकी का।